अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 13। इसका नाम है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। ठीक है। एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि टैक्स की माफ़ी मिलना, और टैक्स कंसेशन का मतलब ये है कि बाकी लोगों से जितना टैक्स लिया जा रहा है आपसे उससे कम लिया जाएगा, मतलब आपको टैक्स में डिस्काउंट दिया जाएगा या कंसेशन दी जाएगी। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी इनकम्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर जो है आपको एग्जाम्पशन मिल रही होती है या टैक्स में कंसेशंस मिल रही होती है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 41 है। ठीक है। ये सेक्शन डील करता है एग्रीकल्चर इनकम को। हम स्टार्ट से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है। हमने डिफरेंट टाइम में मैंने भी आपको ये एग्जांपल दी कि एग्रीकल्चर इनकम किसी की भी हो वो एग्जाम्प्ट होती है। आज हम बाकायदा तौर पे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 में बात हो रही है कि एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन से टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी? क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स की ही बात हो रही है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी बंदे की है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट समझी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है, नंबर 1 पॉइंट में कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड। किसी भी पर्सन को अगर तो कोई रेंट मिल रहा हो या कोई रेवेन्यू आ रहा हो किसी भी लैंड से, जो कि लैंड सिचुएटेड इन है पाकिस्तान में वो सिचुएट कर रही है, और वो यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो सिंपल, कोई भी बंदा अगर कोई रेंट ले रहा है या रेवेन्यू कमा रहा है ऐसी लैंड से जो पाकिस्तान में सिचुएट करती है, और उस पे एग्रीकल्चर जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या वो यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और वो एग्जेम्प्ट होगी इनकम टैक्स से। अच्छा, अगर कोई लैंड बाहर किसी और कंट्री में सिचुएट कर रही है और उस पर अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। अच्छा, बी पॉइंट में कहा जा रहा है कि एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर कोई इनकम रिसीव होती है फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, फ्रॉम सब सेक्शन बी का है 1 में एग्रीकल्चर, मतलब किसी पर्सन को भी अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है ऐसी लैंड से जो पाकिस्तान में सिचुएट कर रही है, और किस वजह से मिल रही है कि उसने वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर की एक्टिविटी की है, या सेकंड में कहता है द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, वो बंदा कल्टीवेटर है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है। ठीक है। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड का मतलब ये है कि वो जो रिसीव कर रहा है ना सर्विस के अगेंस्ट सर्विस, वो जो अपनी कंसिड्रेशन ले रहा है ना वो इन काइंड ले रहा है। ठीक है। तो वो कोई परफॉर्मेंस करता है, वो परफॉर्मेंस कौन कर रहा होगा? कल्टीवेटर कर रहा होगा जो काश्तकार है, या ऐसा बंदा जो रेंट इन काइंड ले रहा है। ठीक है। आगे बात होगी कि किस चीज़ का रेंट इन काइंड ले रहा है। तो दो लोगों की बात हो रही है, एक कल्टीवेटर, दूसरा रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है। अब रेंट इन काइंड से रिलेटेड बात हो रही है। रेंट इन काइंड किस चीज़ की ले रहा होगा? ऑफ अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट। कोई ऐसा प्रोसेस करने के लिए वो कोई रेंट इन काइंड ले रहा है, यानी कि कोई ऐसी सर्विस परफॉर्म करने के लिए वो कुछ कंसिडरेशन इन काइंड ले रहा है, जो सर्विस ज़रूरी है उस चीज़ को मार्केट तक लेके जाने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको शायद के पता हो, अखरोट जो होता है उसका प्रॉपर एक दरख्त होता है। अच्छा, अखरोट जो है वो मार्केट में दरख्त से उतार के नहीं बेचा जाता। ठीक है। अगर आप गूगल से सर्च भी करेंगे ना तो अखरोट जब उतरता है ना दरख्त से, तो इसके ऊपर एक जो है ना एक और तय होती है। एक तो आप हार्ड वाली तय देखते हैं जिसको आप तोड़ के खा रहे होते हैं, एक इसके ऊपर ग्रीन वाली तय होती है। उस तय को हटाने के बाद नीचे से वो सख्त वाली तय निकलती है और उसके बाद वो मार्केट में जाके बिकता है। अगर कोई बंदा, से कि एक बंदा है जिसके जो है ना वो बाग हैं अखरोट के, वो किसी बंदे को हायर करता है। वो कहता है कि भाई तुमने क्या करना है, ये जितने भी दरख्त हैं इन पे जितना भी अखरोट आएगा उसके ऊपर से वो स्किन उतारनी है और उसको रेडी टू सेल कंडीशन में लेके आना है कि वो बिक सके। अच्छा, बदले में मैं आपको कुछ अखरोट दे दूंगा। ठीक है। अब ये इन काइंड में उसको मिल रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसने एक सर्विस परफॉर्म की है।
कि एक गुड को इस काबिल बनाया है कि वो मार्केट में जाके बिक सके, और बदले में उसको वो ही गुड मिल रही होगी या कुछ और मिल रहा होगा जो पैसों की सूरत में नहीं होगा। तो ऐसा बंदा जो रिसीव कर रहा है रेंट इन काइंड किसी भी प्रोसेस के लिए जो उसने किया है, ताकि गुड को प्रोड्यूस का मतलब है यहाँ पे गुड गुड को मार्केट तक लेके जाया जा सके, मतलब मार्केट में बेचा जा सके। तो उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उसको अगर कोई भी इनकम रिसीव हुई है, और वो लैंड जो थी जिसके ऊपर वो उसने अपनी सर्विस दी है या परफॉर्मेंस की है किसी भी प्रोसेस की, वो पाकिस्तान में सिचुएटेड थी, तो उस बंदे की जिसको रेंट इन काइंड मिल रहा है उसकी इनकम को समझा जाएगा कि उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, और वो एग्जाम्प्ट होगी इनकम टैक्स से। मतलब जितने भी उसको अखरोट एज अ रेंट इन काइंड या एज कंसिडरेशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस मिले होंगे, वो सारे उसकी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी, और वो एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रा आपने अच्छे से समझना है, याद कर लेना कि उसको इनकम मिल रही है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दी प्रोसेस। ठीक है, किसी प्रोसेस के बदले में उसको इनकम मिल रही है। किसको? कल्टीवेटर को, ये तो सिंपल बात है, जो काश्तकार है, या ऐसे बंदे को जो रेंट इन काइंड रिसीव कर रहा है किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड हुआ है फॉर टेकिंग दी प्रोड्यूस टू दी मार्केट, उस गुड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसने जो प्रोसेस किया उसके बदले में उसने रेंट इन काइंड वसूल किया है, तो वो इनकम उसकी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी। थर्ड पॉइंट में कहता है कि द सेल बाय द कल्टीवेटर, ये जो ऊपर वाली बात है, तो अगर किसी कल्टीवेटर ने सेल की है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने कोई सेल की है ऑफ द प्रोड्यूस, उस गुड की, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म अदर देन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर वाले प्रोसेस के अलावा उसने कोई और प्रोसेस उस पर परफॉर्म ना किया हो, और उसको जो प्रोडक्ट मिली है, जो उसको गुड मिली है या प्रोड्यूस मिली है, उसने उसको अगर बेचा है, तो उसके अगेंस्ट अगर उसको कोई इनकम आई है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी, और वो भी एग्जाम्प्ट होगी इनकम टैक्स से। अब ज़रा इन दोनों पॉइंट्स को 2 और 3 को समझें। पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि एक बंदा है से कि ये, ठीक है, इसका नाम आप रख लो बेशक कल्टीवेटर। ठीक है, या इसको आप कह लो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है, ये बंदा है, ये बंदा कहता है कि जिसने मेरे से अखरोट की स्किन उतरवानी है, वो बदले में मुझे अखरोट देगा। ठीक है, इसने 100 अखरोट की स्किन उतारी है, तो कहता है बदले में ना मुझे 10 अखरोट देने। ये जो इसने सर्विस परफॉर्म की है स्किन उतारने वाली, इसके बदले में इसको जो 10 अखरोट मिले हैं, ठीक है, ये 10 अखरोट इसकी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी, और ये एग्जाम्प्ट होंगे। और थर्ड पॉइंट में वो ये कह रहा है कि जब ये 10 अखरोट इसको मिले, तब तो ये इनकम बनी ही बनी, जब ये इनको बेचेगा ना जाके मार्केट में, तो इसको बेचने के अगेंस्ट जो इसको इनकम आई होगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी, और वो भी एग्जाम्प्ट होगी फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, पॉइंट ए पढ़ लिया। पॉइंट बी ज़रा मुश्किल था, जिसके 3 सब पॉइंट्स थे। ठीक है, अब पॉइंट सी पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है, कोई बिल्डिंग है उसकी अगर इनकम आ रही है, इज़ आल्सो एग्रीकल्चर इनकम, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम समझा जाएगा, इफ़ अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो। बिल्डिंग इज़ ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, अगर वो बिल्डिंग ओन करता हो या उसको ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब उस बिल्डिंग वो उसकी अपनी हो, कल्टीवेटर की या रिसीवर ऑफ रेंट की, तो उस बिल्डिंग से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी। या उसने रेंट पे ली हुई हो और वो उसको ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, कौन ऑक्यूपाई करता हो? कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट। तो उस बिल्डिंग से जो इनकम आएगी उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। लेकिन खाली ये शर्त नहीं है, एक और शर्त भी है, ये बिल्डिंग लोकेट करनी चाहिए इन इमीडिएट विसेनिटी ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये जो ऊपर एग्रीकल्चर पर्पस की बात हो रही थी, ये बिल्डिंग उस एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल पास ही इमीडिएट जो है ना लोकेट करती हो। मतलब अगर किसी का ये खेत है, इसमें वो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, या यहाँ पे उसने ये जो हम कह रहे थे अखरोटों का बाग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्डिंग जो इसी इसी एग्रीकल्चर लैंड के पास ही बिल्कुल इमीडिएट जो है ना वो लोकेट कर रही है, इससे इनकम आनी चाहिए। और वो ये जो बिल्डिंग है ये या तो ओनरशिप में हो या ऑक्यूपाइड हो कल्टीवेटर या रिसीवर से। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये यूज़ की जाए एज अ ड्वेलिंग हाउस, अ स्टोर हाउस
और अदर आउट बिल्डिंग बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड। और ये बिल्डिंग जो है ये इस पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए ही इस्तेमाल की जा रही हो। यहाँ पे हो सकता है अखरोटों को स्टोर किया जा रहा हो, या इससे रिलेटेड यहाँ पे इस बिल्डिंग में जाके स्किन उतारी जा रही हो, इससे रिलेटेड कोई काम किया जा रहा है, तो इस बिल्डिंग से जो इनकम आएगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी और वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो बिल्डिंग से जो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है उस बिल्डिंग से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स का पूरा होना ज़रूरी है, तब उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे और वो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। पहला पॉइंट क्या है कि उस बिल्डिंग को ओन कर रहा हो या ऑक्यूपाई कर रहा हो कौन, कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। दूसरे नंबर पे वो बिल्डिंग लोकेट कर रही हो बिल्कुल उस जो है ना एग्रीकल्चर लैंड उसके साथ। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये बिल्डिंग यूज़ भी हो रही हो स्टोर करने के लिए या कोई और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए, तो फिर इससे जो इनकम आएगी वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम समझी जाएगी और वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं कि एक रूल है, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर गुड्स से रिलेटेड रूल है। इस रूल का है नंबर रूल 11। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, कि कोई एग्रीकल्चर गुड है उसको आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो ये रूल उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस देता है। वेयर अ पर्सन हु इज़ अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड यूज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर की जो गुड है उसने उसको यूज़ किया है एज रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस। अपने किसी बिजनेस में अगर उसने एग्रीकल्चर से जो चीज़ उगाई है या प्रोड्यूस की है उसको एज रॉ मटेरियल यूज़ किया अपने बिजनेस के अंदर, देन द बिजनेस इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। तो फिर उसकी जो बिजनेस इनकम है उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। उसने जितनी भी बिजनेस इनकम कमाई है ना, जितनी भी बिजनेस इनकम वो ले लोगे, उसमें से आप लेस कर दोगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज इन बिजनेस एज रॉ मटेरियल। जितनी भी वो एग्रीकल्चर से जो गुड आपको आई थी उसको एज रॉ मटेरियल अगर आपने यूज़ किया है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना वो उसकी आपको इजाज़त दी जा रही है कि उसको आप लेस कर लो। लाइक पिछले केस में हमने कहा था कि एक बंदा से कि ये वाला बंदा है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है, इसका नाम है कल्टीवेटर। ठीक है। या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है। इसने किसी और बंदे से एक रेंट के ऊपर ना एग्रीकल्चर लैंड ले ली। ठीक है। यहाँ पे उस बंदे के यहाँ पे जो थे ना वो बाग लगे हुए थे, डिफरेंट दरख्त लगे हुए थे और इन दरख्तों के ऊपर जो है ना वो अखरोट था। साथ ही इस प्रॉपर्टी के यहाँ पे इस लैंड एग्रीकल्चर लैंड के यहाँ पे एक बिल्डिंग भी थी। ठीक है। यहाँ पे ये सारे दरख्त थे और इन दरख्तों से इस कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट का काम क्या था कि इसने यहाँ से अखरोट उतारने थे, यहाँ पे ले आता होगा, यहाँ से अखरोट की स्किन उतारता होगा, उसके बाद बदले में इसी अखरोट का कुछ हिस्सा वो अपने लिए रख लेता होगा। अब जो उसने हिस्सा अपने लिए रखा है वो उसकी इनकम समझी जाएगी, वो भी इनकम फ्रॉम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम समझी जाती है। उसने ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कुछ कमाया है, किसी और को भी रेंट पे दी है, तो ये भी एग्जाम्प्ट समझी जाएगी। प्लस अगर वो ये बिजनेस कर रहा है कि बिजनेस से अखरोट को तोड़ के वो जो गिड़ियाँ बेचता है, तो अब जो है या उस अखरोट से कोई हलवा वगैरह बनाता है या कोई भी और बिजनेस करता है, तो जब ये बिजनेस करेगा ना तो जो ये चीज़ बनाएगा बिजनेस से वो बेच के जो इसको इनकम आएगी उसमें से मार्केट वैल्यू लेस कर दिया करेगा जो इसने अखरोट यूज़ किए एज रॉ मटेरियल। ठीक है। तो स्नैरियो एक देख लेते हैं। स्नैरियो है कि इफ़ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है। अगर तो ये जो प्रोड्यूस है यानी कि अखरोट हम कह रहे हैं जो गुड है एग्रीकल्चर गुड है ये मार्केट में बिकती है इन इट्स रॉ स्टेट, जैसे अखरोट इट्सल्फ भी बिक सकता है अगर तो वो रॉ स्टेट में बिकती है, या आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ओनली इम्प्लाइड टू रेंडर इट टू फिट टू टेकन टू द मार्केट, या इसके ऊपर छोटा मोटा कोई काम करना पड़ता है उसके बाद ये मार्केट में जाकर बिक जाती है। तो फिर मार्केट प्राइस क्या होगी? मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस प्रोसेस। तो उस टाइम जब उसने अपने बिजनेस के प्रोसेस में इस प्रोड्यूस को या इस गुड को इस्तेमाल किया, उस टाइम इस गुड की जो मार्केट वैल्यू थी उसको आप मार्केट वैल्यू तस्वर करोगे और उसको इसकी बिजनेस इनकम से लेस करोगे।
और अगर वो ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रोड्यूस है या ऐसी गुड है जो कि मार्केट में एज रॉ मटेरियल नहीं बिकती, या उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करके उसको नहीं बेचा जा सकता, तो फिर मार्केट प्राइस तो उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट में तो बिकती नहीं है। तो फिर उसकी मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? हम सम करेंगे नंबर एक, जो एक्सपेंस लगा है उसको कल्टीवेट करने में, उसको काश्त वगैरह करने में जो खर्चा आया वो, और लैंड रेंट अगर आपने पे किया है जिसके ऊपर आपने उसको उगाया है, तो इन दोनों को सम करके आप उसकी मार्केट वैल्यू निकाला करें। ठीक है। एक और इसमें चीज़ है, ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड। ये सिर्फ रॉ मटेरियल की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, इसको एज रॉ मटेरियल जो आप जो है यूज़ कर रहे हो, इसकी मार्केट वैल्यू को ही सिर्फ आप डिडक्ट कर सकोगे अपनी बिजनेस इनकम से। कोई और एक्सपेंस डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं। ठीक है, तो ये आपने एक समझ लेना है। उसके बाद कुछ आसान आसान से अब सेक्शंस हैं। एक है सेक्शन 42। इसमें है जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं या यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो है लोग होते हैं, उनके लिए एग्जाम्पशन है। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, ठीक है, इंटाइटल टू प्रिविलेजेस अंडर द डिप्लोमेट एंड कौंसलर प्रिविलेजेस एक्ट एंड द यूनाइटेड नेशन एक्ट शैल बी एग्जाम्प्ट। किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई इनकम मिल रही है जो कि उसकी इनकम उसको इस वजह से मिली है कि वो हकदार है किसी भी सहूलत का, जो कि मिल सकती है अंडर डिप्लोमेट एंड कौंसलर प्रिविलेजेस एक्ट, ये कोई कानून है, इसके तहत अगर उसको मिल रही है, या यूनाइटेड नेशन एक्ट के तहत मिल रही है, तो उसकी इनकम को एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। any person receive any pension received by a citizen of Pakistan because of his former employment in United Nations, it will be exempt if person salary from employment was exempt। ठीक है, कोई भी एक बंदा है, ठीक है, अगर वो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहा है, उनकी जॉब कर रहा है, या वो डिप्लोमेट है, तो उसको जो भी सहूलतें मिलेंगी, जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो भी इनकम मिलेगी, अगर वो इस इन दो एक्ट्स के तहत उसको मिल रही है, तो वो पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट होगी। और अगर उसको पेंशन मिल रही है, वो रिटायर हो गया यहाँ से यूनाइटेड नेशन से, या वो डिप्लोमेट था और वो रिटायर हो गया है, उसको अब जो पेंशन मिलेगी, अगर वो सिटीजन है पाकिस्तान का, तो उसको अगर पेंशन इस वजह से मिल रही है कि वो प्रीवियसली एम्प्लॉयमेंट में था यूनाइटेड नेशन की, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी अगर उसकी सैलरी उस वक्त एग्जाम्प्ट थी जब वो जॉब कर रहा था। मतलब अगर वो पॉइंट ए में फॉल कर रहा था, बाद में वो रिटायर हो गया, तो उसको पेंशन मिल रही है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट समझी जाएगी। फिर है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लोग जो होते हैं, ऑफिशियल जो होते हैं, वो पाकिस्तान में आके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू अ फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जाम्प्ट। यहाँ पे अगर किसी दूसरे कंट्री का यहाँ पे कोई ऑफिस है, तो जो गवर्नमेंट लेवल का ऑफिस है, ठीक है, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान में भी हर कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स यहाँ पे बैठे होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे होते हैं। अगर उसको अपनी गवर्नमेंट से कोई इनकम आ रही है, बैठा वो पाकिस्तान में है, हो सकता है वो रेजिडेंट भी हो जाए क्योंकि 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रह ले, लेकिन अगर उसको फॉरेन गवर्नमेंट से कोई जो है ना वो सैलरी मिल रही है, क्योंकि वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसको भी एग्जाम्प्ट समझा जाएगा इनकम टैक्स के मुताबिक, अगर वो ये वाली कंडीशन पूरी करता है। द एम्प्लॉय इज़ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, उसके पास CNIC किसी और कंट्री का होना चाहिए। अगर उसके पास पाकिस्तान का CNIC है, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो किसी और कंट्री का सिटीजन है। एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर सर्विसेज एज आर परफॉर्म बाय फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन फॉरेन कंट्री। यहाँ के जो फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी, यहाँ के जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी तो उस कंट्री के अंदर बैठे होंगे। अगर उनका कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल्स भी तो उनके कंट्री में बैठे होंगे। अगर जो हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका बंदा भी यहाँ पाकिस्तान में बैठ के वही काम कर रहा है, तो फिर जो है उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट हो सकती है। एक कंडीशन ये थी कि उसको पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं होना, उसको किसी और कंट्री का सिटीज़न होना है। दूसरे नंबर पे ये है कि वो वही सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हो जो हमारा कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल उनके कंट्री में बैठ के कर रहा है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट जो है, वो भी हमारे वाले गवर्नमेंट के ऑफिशियल की सैलरी एग्जाम्प्ट कर रही है, तो फिर हम उनके
ऑफिशियल जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी सैलरी एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो 3 कंडीशंस हैं फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। एक कि वो सिटीज़न हो किसी और कंट्री के, पाकिस्तान के सिटीज़न ना हो, जो है वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हों जैसी सर्विसेज हमारी फेडरल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई या ऑफिशियल उनके कंट्री में बैठ के दे रहा है, और उनकी फॉरेन गवर्नमेंट भी सेम इसी तरह की एग्जाम्पशन दे रही हो कि वो हमारे बंदे से उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स ना ले रहे हो, तो हम भी उसके ऊपर उनके बंदे के सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। अच्छा, फिर है एग्जाम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट्स करती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज़ नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जाम्प्ट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हो सकता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो कुछ ट्रीटीज साइन किए हुए हों, कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हों, जिसके मुताबिक इन्होंने कहा हुआ हो कि भाई अगर कोई बंदा पाकिस्तान से कोई इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ऐसी पाकिस्तान सोर्स इनकम होंगी जिनसे रिलेटेड कोई ट्रीटी साइन की हुई है, टैक्स ट्रीटी साइन की हुई है, और उस टैक्स ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान में उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे एग्जाम्पशन है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है वो सैलरी ले रहा है और नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान का सिटीजन भी नहीं है, तो उसको भी एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। इफ़ मेंशन इन एन एड एग्रीमेंट, अगर लिखा गया है किसी भी एड एग्रीमेंट में, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सलाब के टाइम पे कुछ लोग जो है वो बाहर से यहाँ आके काम कर रहे थे, तो उनको जो सैलरी मिल रही होगी क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है, और एड एग्रीमेंट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने किया होगा, ठीक है, उसके अंदर लिख दिया गया होगा कि इसकी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसकी सैलरी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो एड एग्रीमेंट है, एड एग्रीमेंट, ये हुआ किसके दरमियान होगा? फेडरल गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके दरमियान, और एक फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि से कि हम कहते हैं यूएसए की गवर्नमेंट के दरमियान हो सकता है ये एड एग्रीमेंट साइन हुआ हो, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, ठीक है, यूनिसेफ है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ये भी एड्स दे रहे होते हैं जब किसी कंट्री को ज़रूरत होती है। इसी तरह डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूएसए की गवर्नमेंट है, ये भी एड दे रही होती है। पाकिस्तान में अक्सर एड दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे कहर ज़दा इलाके हैं वहाँ पे कुछ फलाह के काम हो रहे होते हैं, उनके लिए एड दे रहे होते हैं, या सैलाब जब आता है उसके लिए एड दे रहे होते हैं, अर्थक्वेक या इस तरह की सिचुएशंस में जब एड दे रहे होते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट के साथ एक एड एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो कोई फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे WHO या यूनिसेफ वगैरह। अगर उस एड एग्रीमेंट के ऊपर लिखा गया है कि ये जो भी हमारे लोग यहाँ पे आके काम करेंगे वो अगर पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं और वो इंडिविजुअली होंगे, जाहिर सी बात है, उनको अगर कोई सैलरी मिलेगी तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं इस सेकंड पॉइंट में, वेयर द इंडिविजुअल इज ईदर अ नॉन रेजिडेंट, या तो वो नॉन रेजिडेंट हो, और अ रेजिडेंट बिकॉज ऑफ सर्विस अंडर द एड एग्रीमेंट, या अगर वो रेजिडेंट भी हो गया है क्योंकि वो यहाँ पे 183 डेज से ज़्यादा उसने गुजार लिए हैं, लेकिन किस वजह से गुजारे हैं? क्योंकि वो एड एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहा था। जैसे तुर्की के कोई डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिसकी वजह से हमें हेल्प की ज़रूरत हो, तो तुर्की के गवर्नमेंट ने अगर हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई एड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो बंदा बेशक यहाँ पे 183 डेज से ज़्यादा भी गुजार ले, स्टिल उसकी जो सैलरी होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। बी पॉइंट है, द एड एग्रीमेंट इज़ विद फॉरेन कंट्री, द इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ये जो एड एग्रीमेंट होगा जिस भी कंट्री के साथ हो रहा होगा, वो इंडिविजुअल जो है वो सिटीजन होना चाहिए उस कंट्री का। द सैलरी इज़ पेड फ्रॉम द फंड गिवन टू पाकिस्तान, और फिर सैलरी भी उसको वहाँ से दी जाए जो एड के लिए फंड्स पाकिस्तान को दिए गए हैं वहाँ से दी जा रही हो, तो फिर उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, एग्जाम्पशन फिर आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये देखें, ये वही चीज़ है, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट पढ़ा, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट। कोई भी इनकम जो कि रिसीव हो रही हो किसी भी पर्सन को जो कि काम कर रहा हो एज कॉन्ट्रैक्टर,
कंसल्टेंट या एक्सपर्ट के तौर पे ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शेल बी एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स इफ प्रोवाइडेड फॉर in a bilateral or multilateral agreement between federal government and foreign government or public international organization। पिछले पॉइंट को ज़रा देखते हैं। इसमें कहा गया था कि कोई इंडिविजुअल अगर सैलरी ले रहा है, ठीक है, वो किस वजह से ले रहा है, कोई एड एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट और किसी फॉरेन गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, तो फिर उसकी जो सैलरी इनकम है वो एग्जाम्प्ट होगी अगर वो ये 3 कंडीशंस पूरी करता है। इस पॉइंट में भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बंदा इनकम रिसीव कर रहा है, ठीक है, और वो क्यों इनकम रिसीव कर रहा है, अगर वो ये 3 जो काम है इनमें से कोई काम कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी जो भी इनकम होगी उसको एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वेयर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड गिवन, the individual is either a non-resident or resident solely because of services under the agreement, the income is paid out of the fund। तो ये सेम वही पीछे वाला पॉइंट है, बस इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है। समटाइम क्या होता है कि आपकी कंट्री जो है वो किसी और कंट्री के साथ कोई बायलैटरल यानी जिसमें सिर्फ 2 पार्टी हों या मल्टी लैटरल जो होते हैं जिसमें ज़्यादा पार्टियां हों, कोई एग्रीमेंट कर लेती है जिसके तहत यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में हो सकता है कि कुछ रोड्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए बाहर से किसी कंट्री के साथ आप एग्रीमेंट कर लो, वो आपको फंड भी दे रहे हो। जैसे चाइना के साथ अगर आप काम कर रहे हो सी पैक के ऊपर और चाइना आपको फंड भी दे रहा है, तो उस फंड के तहत जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम हो रहे होंगे, अगर किसी बंदे ने एज कॉन्ट्रैक्टर काम किया, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट के तौर पे काम किया, तो उसने जो भी इनकम कमाई है वो उसकी एग्जाम्प्ट होगी अगर वो ये 3 कंडीशंस पूरी कर लेता है। फेडरल गवर्नमेंट मे फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स and grant in aids exempt income of any person or on a case to case basis through official notification of गजट। ठीक है, ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन के साथ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी पर्सन की इनकम। ठीक है, वो किस वजह से ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन की वजह से या ग्रांट इन एड्स की वजह से। मतलब अगर किसी और तरफ से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं इन 2 सूरतों में, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो एक गज़ट इशू करके उनको भी मेंशन कर सकती है कि इनसे जो इनकम कोई बंदा कमाएगा उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, उसके बाद है प्रेसिडेंट्स ओनर। आपके जो सदर हैं अगर वो किसी को इज्जत दें, ठीक है, इज्जत किस सूरत में दे सकते हैं, एन अलाउंस अटैच टू एनी ओनर। अगर किसी ने अच्छा काम किया है और उसको कोई पैसों का अलाउंस मिल गया है कि भाई तुम्हारा वजीफ़ा लगा दिया जाता है या तुम्हें इतने पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, या उसको अवार्ड की सूरत में पैसा दे दिया जाता है या मेडल की सूरत में उसको गोल्ड का मेडल दे दिया जाता है, एन अलाउंस अटैच टू एनी ओनर अवार्ड और मेडल। ठीक है, आप किसी को सदर हाउस में बुला के उसको कोई ओनर दे रहे हो और साथ उसका कोई अलाउंस लगा रहे हो कि भाई तुम्हें हर महीने इतने पैसे मिलेंगे या साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, या उसको कोई अवार्ड दे रहे हो, उसने कोई बहुत अच्छा काम किया और साथ में उसका अलाउंस आपने लगा दिया है, या उसको कोई मेडल दिया है साथ में अलाउंस लगा दिया है किसी भी पर्सन को सदर ने पाकिस्तान के, तो वो जो उसको अलाउंस मिल रहा होगा, कोई एक रकम मिलती रही होगी, हर महीने मिल सकती है, साल बाद मिल सकती है या एक ही दफ़ा मिल सकती है, वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। Any monetary award granted to a person by president of Pakistan shall be exempt। ठीक है, कोई भी पैसों की सूरत में अगर अवार्ड दिया जाता है किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वो एग्जाम्प्ट समझे। अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट का आपको पता है कि क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है। जब आप किसी को कर्जा देते हो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं, मतलब उधार के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। एनी प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है अगर उसको कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अ सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर जो कि इशू की है एक रेजिडेंट ने, तो वो भी एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। ठीक है, उसको जो प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट समझा जाएगा इफ़ अगर ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। द पर्सनस आर नॉट एसोसिएट, यानी कि एक ये रेजिडेंट पर्सन है
और एक ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है। इस रेजिडेंट पर्सन ने कोई सिक्योरिटी इशू की है, ठीक है। ये सिक्योरिटी जो है वो कहीं इसने पाकिस्तान से बाहर हो सकता है इशू की हो, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा। अब इस रेजिडेंट पर्सन ने इसको इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि इसने इसकी सिक्योरिटी खरीदी हुई है। ये सिक्योरिटी एक कागज़ का टुकड़ा होगा जो रेजिडेंट ने इशू किया होगा, इसने ख़रीदा होगा। क्योंकि इस बंदे के पास अब ये कागज़ का टुकड़ा है तो इसको इंटरेस्ट मिलना है। ये जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, ये भी एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट था और इसने ऐसी सिक्योरिटी खरीदी है जो रेजिडेंट ने इशू की थी और उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों पर्सन आपस में एसोसिएट ना हो, इनको एसोसिएट नहीं होना। एसोसिएट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान। ये जो सिक्योरिटी कागज़ का टुकड़ा इसने इशू किया था, ये बड़े पैमाने पे इसने इशू किया और पाकिस्तान से बाहर इशू किया हो, ठीक है। फॉर रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान, ताकि ये बाहर से एक लोन को रेज कर सके, बाहर से पैसा ले सके और लोन को यूज़ करे पाकिस्तान में बिजनेस चलाने के लिए, है। तो फिर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो हमारे रेजिडेंट लोगों की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें और पैसा हमारे रेजिडेंट बंदों के पास आए और वो पाकिस्तान में आके बिजनेस करें। द इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा साथ ये भी शर्त है कि जो उसको इंटरेस्ट देना है वो भी पाकिस्तान से बाहर हो। पैसा पाकिस्तान से बाहर वो ले, बाद में वो लगाए कहाँ पे? आगे पाकिस्तान में, लेकिन जो इंटरेस्ट दे रहा है वो बाहर बाहर ही दे। मतलब पाकिस्तान से पैसा बाहर ना जाए, सिर्फ आए, तो फिर ये सहूलत देनी है। द सिक्योरिटी इज़ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और ये जो सिक्योरिटी रेजिडेंट पर्सन ने इशू की है, इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, पीआर जो है, उसको अप्रूव भी करे, तो फिर ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है ये एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सेक्शन 47 है। स्कॉलरशिप्स में क्या है कि एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जाम्प्ट। अगर किसी को वजीफ़ा मिल रहा है, ठीक है, और वजीफ़ा किस लिए मिल रहा है? ताकि वो अपनी तालीम के खर्चे पूरे कर सके, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। इफ़ स्कॉलरशिप इज़ पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन एसोसिएट, इट विल नॉट एग्जाम्प्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये देने वाला बंदा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट है उस बंदे का जिसको उसने ये स्कॉलरशिप दिया है, तो फिर जिसको स्कॉलरशिप मिला है उसके लिए ये इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है। वैसे उसके लिए ये जो भी वजीफ़ा होगा ये इनकम तो होगी उसकी, लेकिन ये एग्जाम्प्ट होगी। सपोर्ट पेमेंट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस एज सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दरमियान सेपरेशन हो गई है, तो अब हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई पैसे दे रहा है तो उस वाइफ की वो इनकम तो है लेकिन वो भी एग्जाम्प्ट समझी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सेक्शन 49 है। ये सेक्शन 49 आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी कंटेंट है, आपने इसको याद भी करना है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।